नमस्कार, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं स्टडी IQ UGC नेट एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द सिलेबस ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वास्ट सब्जेक्ट्स, बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट बिकॉज it's going to be easily understandable to you. We'll bring that to you in that way. So मैं बात कर रहा हूं कोड नंबर 6 हिस्ट्री का। हिस्ट्री की सिलेबस UGC नेट जैसे कि हर सब्जेक्ट की सिलेबस देती है वैसे ही देती है, लेकिन यूजीसी की सिलेबस हिस्ट्री की इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट वाइडेस्ट वन। 10 यूनिट में डिवाइडेड है ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट, जिसमें एंशियंट हिस्ट्री, मिडीवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री और साथ ही साथ सम पार्ट्स ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी जो कि हर सब्जेक्ट का पार्ट है, हिस्टोरियोग्राफी जो कि हिस्ट्री का पर्टिकुलर पार्ट है, ये सब कुछ आपको डिस्कशन या देखने को मिलेगा। सो टुडे वी विल हैव दैट डिस्कशन इन अ वेरी शॉर्ट एंड स्वीट टाइम पीरियड। नाउ साथ ही में कहती है यूजीसी नेट दैट द हिस्ट्री पेपर कंसिस्ट्स ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, प्री, एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न, नेशनलिस्ट मूवमेंट, इंडिपेंडेंट फेज, इंडिपेंडेंस के बाद वाला कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। और उसके बाद ये बताया जाता है कि कुछ कंसेप्ट्स और आइडियाज भी आपको क्लियर करने, तो ये यूनिट का पार्ट नहीं है। इंटरेस्टिंगली दिस हैज बीन सीन, मैंने ऐसा और दूसरे सब्जेक्ट्स में नहीं देखा है कि जहां पे टर्म्स लिखे गए हों और कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए कहा गया हो। ये अलग से नहीं है दोस्तों, दिस इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर विच इज डिफरेंट फ्रॉम योर यूनिट्स। फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिखा गया है सभा एंड समिति। नाउ सभा एंड समिति एज अ टॉपिक इज अ टॉपिक ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया, पर्टिकुलरली वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक एज के टाइम पीरियड पे सभा और समिति पॉलिटिकल यूनिट्स हुआ करती थी। सभा, समिति, विधत, गण, राइट, गणराज्य, जनपद। तो वैसे ही एक टर्म दिया गया है। तो यूजीसी ने बहुत सारे टर्म्स दिए हुए हैं यूनिट को स्टार्ट करने से पहले, आपके सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले। सो फॉर एग्जाम्पल भारतवर्ष, सभा समिति, वर्णाश्रम, वेदांत, पुरुषार्थ, ऋण, समकार, यज्ञ, गणराज्य, जनपद, डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा या तुर्कान चहलगानी, सुलेकुल, खिलाफत, बलूता, तकावी, इक्ता, जजिया। अब ये सारे जो टर्म्स हैं ये एंशिएंट से भी है, मिडीवल से भी है। फॉर एग्जांपल यहां पे लिखा हुआ है मदद ए माश। नाउ मदद ए माश वाज वन ऑफ द grants which was given to इनाम एंड इदरार लैंड्स, particularly to the holy sites। फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड पे दिया जा रहा था। दिल्ली सल्तनत के टाइम पे इक्ताज आ रहे थे, राइट। वतन, तुर्कान चहलगानी, यू ऑल नो अबाउट शमशुद्दीन इल्तुतमिश, उनके टाइम पे तुर्कान चहलगानी एक नोबिलिटी के फॉर्म पे आ रही थी। तो ये टर्म्स हैं जो आपके सिलेबस में ही आप पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जब सिलेबस में पढ़ रहे हो तो ये टर्म्स का थोड़ा सा खासा ध्यान रखा जाए, दैट इज व्हाट यूजीसी इज एक्सपेक्टिंग ऑफ अस। तो एक बार ये टर्म्स हमें देखना है, राइट। अब इसमें स्तूप है, चैत्य है, विहार है, अगेन टेकन फ्रॉम आर्किटेक्चर ऑफ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर्स। फिल्ट्रेशन थियरी, फॉरवर्ड पॉलिसी, व्हाट इज आइन ए दहसाला, 10 years का टैक्सेशन सिस्टम, एवरेज टैक्सेशन सिस्टम जो राजा टोडरमल और बादशाह अकबर मिलकर बना रहे थे, रेवेन्यू पॉलिसीज, हिंद स्वराज, महलवारी, व्हाट इज मर्केंटलिज्म, इकोनॉमिक नेशनलिज्म, फेडरलिज्म, राइट, फिल्ट्रेशन थ्योरी। अब ये सारी चीजें आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, राइट। सो वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको एक्सक्लूसिव करना हो, एक्सक्लूसिव नहीं है। ये सब कुछ आपके हिस्ट्री के सिलेबस में पढ़ते पढ़ते ही आप पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल अलवर्स एंड नयनार्स, ये संत के नाम हैं, सेंट्स हैं। अलवर जो कि विष्णु के उपासक थे, नयनार्स जो कि शिव के उपासक थे साउथ इंडिया में। सो वही टर्म्स हैं जो आपको देखने। श्रेणी इज नथिंग बट गिल्ड्स, भूमि, छिद्र, वध्यान, न्याय, एक्सेट्रा। दीज आर द टर्म्स ऑफ रिलीजियस एंड इकोनॉमिक एज वेल एज फंक्शनल लॉज विच वर गिवन बाय एंशिएंट इंडिया एंड मिडिवल इंडियन फिलोसोफर्स। सो इस प्रकार के नाम हैं जो आपको देखने हैं। अमरम्स विच इज रिलेटेड टू विजयनगर डायनेस्टी, ठीक है। अमरम्स लैंड्स पार्सल दिए जाते थे, जैसे इक्ताज हैं दिल्ली सल्तनत में या जागीर है मुगल्स में, वैसे अमरम है विजयनगर डायनेस्टी में। तो ये सारे टर्म्स हैं जो आपको एक ध्यान में रखने व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशंस। आगे आते हैं, यूनिट 1 की बात करते हैं। ऑफ कोर्स इट विल स्टार्ट सी यूनिट, लगभग 2 ही पेपर्स हैं, राइट, आपके यूजीसी नेट के। तो लगभग ये सब कुछ एक ही अब पेपर में सम्मिलित होगा। पहले 3 पेपर्स होते थे, तो एंशिएंट मिडिवल एक पेपर में आता था, मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न दूसरे पेपर में आता था, बट अब सब कुछ एक ही पेपर। सो यूनिट 1,
We'll start with archaeological sources. So archaeological sources को explore, excavation, epigraphy, numismatic study of coins is nothing but numismatics. आर्कोलॉजिकल साइट्स की डेटिंग, इंडिजीनियस लिटरेचर, इसके ऊपर कौन सा है, प्राइमरी सेकेंडरी सोर्स क्या है, व्हाट इज प्राइमरी सोर्स एंड व्हाट इज सेकेंडरी सोर्स. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन हिस्ट्री, जहां पर ये बताया जाता है कि सोर्सेज की अपनी कैटेगरीज कौन से हैं. आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो कि पुरातात्विक सोर्स हैं, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइमरी सोर्स दैट वी हैव, ओके, जो कि सबसे पहले हमें मिलते हैं. सेकेंडरी सोर्स जो कि इवेंट के घटित होने के या इवेंट के होने के कुछ दिनों बाद या सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन अगर हमें किसी इवेंट के बारे में पता चलती है, किसी डायनेस्टी के बारे में पता चलती है, तो दैट इज सेकेंडरी सोर्सेस, ओके, आउट देयर. सेक्युलर लिटरेचर, मिथ्स, लेजेंड्स, फॉरेन अकाउंट्स, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस फॉरेन अकाउंट्स पर भी आते हैं एंशिएंट टाइम पीरियड, तो ये एक टर्म में दे दिया गया. उसके बाद पैस्टोरलिज्म, फूड प्रोडक्शन, नियोलिथिक एज, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, ये 3 स्टोन एज हैं जो हमें देखने हैं. उसमें से नियोलिथिक और चाल्कोलिथिक पीरियड्स को बहुत ज्यादा ध्यान में बताया गया, बिकॉज सी नियोलिथिक एज एज नोटेड बाय वी गॉर्डन चाइल्ड जिन्होंने नियोलिथिक एज पे सबसे ज्यादा रिसर्च की है, he tells that Neolithic age was a revolutionary age, जहां पर एग्रीकल्चर का जन्म होता है, कृषि खेती का जन्म होता है. So that is why pastoralism और फूड प्रोडक्शन नियोलिथिक एज के साथ में लिखा गया है. और आर्कियोलॉजिकल एज में पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक के बारे में हमें मेंशन किया जाना चाहिए. इंडस या हड़प्पा सिविलाइजेशन, उसका ओरिजिन, एक्सटेंट, मेजर साइट, सेटलमेंट पैटर्न, स्पेशलाइजेशन, रिलीजन, सोसाइटी, डिक्लाइन. सबसे ज्यादा क्वेश्चंस डिक्लाइन पे आते हैं, बिकॉज डिक्लाइन पे बहुत सारे डिबेट्स हैं, है ना, कि एक क्या रीजन था उसका डिक्लाइन का, और ओरिजिन पे भी आते हैं. तो इसमें आपको हिस्टोरियंस के नाम पता होना चाहिए, व्हीलर, मोर्टाइमर व्हीलर, या रखलदास बैनर्जी, या अलेक्जेंडर कनिंगम, ठीक है. सो दीज वर द पीपल, वॉल्टर फेयर सर्विस. सो जिन लोगों के स्टार्टिंग में हमें व्यूज मिले इंडस वैली के, जिन्होंने इंडस वैली के बारे में लिखना ही शुरू किया, और उसके बाद में अब नई हिस्टोरियोग्राफी आ रही है. फॉर एग्जांपल अमलानंदन घोष का रिसर्च, या नैनजोत लहरी, प्रोफेसर नैनजोत लहरी का रिसर्च डिक्लाइन में पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है आजकल. सो दैट बिकम्स एन इंटरेस्टिंग सोर्स फॉर गिविंग यू द क्वेश्चन फ्रॉम इंडस और हड़प्पा सिविलाइजेशंस. अभी रिसेंटली सनौली में एक्सकवेशन हुआ, राखीगढ़ी में हुई एक्सकवेशन. राखीगढ़ी के ऊपर बहुत सारे डिबेट्स हैं कि राखीगढ़ी के स्केलेटन्स की जब डीएनए फिंगर प्रिंटिंग या डीएनए एनालिसिस की गई, पर्टिकुलरली फॉर सोर्सिंग द M17 जीन या R1A1 जीन, जिसको आर्यन रेस जीन भी कहा जाता है, सो वी हैड नॉट फाउंड इट. नाउ ये रिसर्च बहुत ज़्यादा वसंत शिंदे का रिसर्च था फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी इन डेक्कन कॉलेज इन पूना. तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है व्हाइल यू आर जस्ट लुकिंग एट द सिलेबस आउट देयर, ओके. वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड में आर्यन डिबेट्स, पॉलिटिकल सोशल इंस्टीट्यूशन, स्टेट स्ट्रक्चर, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं स्टेट स्ट्रक्चर पे. अब ये वाला पार्ट जो है आर एस शर्मा बहुत अच्छे से कवर करते हैं, ठीक है. तो मैं सिलेबस के साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट राइटर्स के भी नाम बताते जा रहा हूँ, बिकॉज दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर स्पेशली नेट स्टूडेंट्स टू नो देयर राइटर्स एंड टू नो फ्रॉम द बुक्स दैट दे हैव टू स्टडी. So Vedic, later Vedic period, Aryan debates, political, social institutions, theories of state, etc. Expansion of state system, महाजनपद, monarchical, republican states, ठीक है. तो उसके बाद तो यानी कि ये लगभग कवर करता है पोस्ट वैदिक टाइम पीरियड तक, जब तक महाजनपद नहीं आ जाते, ठीक है. पर्टिकुलरली 12, 13, 16 महाजनपद, षोडश महाजनपद जो कि भगवती सूत्र में और सुत्त पिताका दोनों में, बुद्धिस्ट एज वेल एज जैन टेक्स्ट में 16 महाजनपद के ट्रेडिशंस के बारे में कहा गया. दैट इज द रिटन फॉर्म ऑफ ईयर. तो 6th सेंचुरी BC तक आप देखेंगे. उसके बाद सेकंड यूनिट जो है वो आपको मौर्याज, बिकॉज आफ्टर महाजनपद इंडिया की सबसे बड़ी एम्पायर मौर्याज के साथ में आती है. मौर्याज पोस्ट मौर्यन एम्पायर, मौर्याज के साथ साथ पोस्ट मौर्यन एम्पायर और okay. So, sorry, in the second unit, yes, here it is, rise of Magad, Greek invasions, Mauryan expansions, Mauryan polity, society, economy, अशोका की धम्मा, अशोका के नेचर, अशोका की स्टेट के ऊपर भी बहुत सारे कमेंट्स हैं. तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले इस पे रिसर्च एल भाषम की हुई, उसके बाद रोमिला थापर की होती है. रोमिला थापर इस टॉपिक में अथॉरिटी हैं, बट नाउ
you have more postmodernist writers who are writing about it, particularly रुद्रांशु मुखर्जी की यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिसर्च आपको देखने को मिलेगी. उन्होंने एक नई किताब भी निकाली है, न्यू हिस्ट्री ऑफ इंडिया. उससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं. सो डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर, ओरिजिन, राइज ऑफ मगध के रीजंस, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. वेरी सिंपल टॉपिक, वेरी इजीली रिलेटेड टॉपिक्स. उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ एम्पायर्स और पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टीज, कुषाण, सातवाहन, इंडो ग्रीक्स, शाकाज, पार्थियंस, जो कि पोस्ट मॉडर्न डेज में आ रहे हैं, राइट, एंड दे आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड ऑल्सो. सो उनके बारे में, शाकाज, कुषाण्स इन द नॉर्थ, सातवाहन्स इन द साउथ. उसी टाइम पीरियड पे संगम लिटरेचर भी जन्म ले रहा है. सो फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ 3rd सेंचुरी BC टू 3rd सेंचुरी AD, इस टाइम पीरियड तक संगम लिटरेचर आ रहा है. तो संगम लिटरेचर आप यहां पर देख सकते हैं, that has been mentioned here. So संगम लिटरेचर, ट्रेड एंड कॉमर्स from 2nd to 3rd century, ट्रेड विथ रोमन वर्ल्ड एक्सेट्रा, बुद्धिज्म, महायान बुद्धिज्म, खारवेल जो कि छेदी डायनेस्टी के थे उड़ीसा में उस समय, उनकी डायनेस्टी. और पोस्ट मॉडर्न यानी कि शुंगास, कानवास, इंडो ग्रीक्स, शाक्स, कुशान्स, पार्थियंस के बाद गुप्ता एज की बारी आती है. सो गुप्तास फ्रॉम द 3rd सेंचुरी AD टू 5th सेंचुरी तक, 200 साल के लगभग की इनकी हिस्ट्री गुप्तास की. पॉलिटी, सोसाइटी, इनकी इकोनॉमी. लेकिन सबसे ज्यादा जो गुप्ता से क्वेश्चंस आते हैं वो उनके लिटरेचर से आते हैं. ठीक है, तो गुप्ता का लिटरेचर, गुप्ता का साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट सबसे ज्यादा रिपीटेड है. ओके, सो गुप्तास के इन सारे टॉपिक्स को आप ध्यान में रखिएगा. साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, ये आप दूसरे डायनेस्टी में नहीं देखेंगे, गुप्तास में बहुत ज्यादा डिटेल में. और उसके बाद हर्ष एंड हिज टाइम्स एंड सालाकन्याज, विशकुंडनीज इन आंध्र देशाज या आंध्राज या आंध्रभुक्ताज जिसको कहा जाता है. दीज वर सम ऑफ द टॉपिक्स. अब यहां पर आप कह सकते हैं कि एंशिएंट जो है हर्षा के साथ में आके खत्म होता है. इट्स अ वेरी सिंपल 2 यूनिट्स जिसमें एंशिएंट को खत्म किया गया है. सो नॉट दैट वेरी, मींस अगर आप देखें 10 यूनिट में डिवाइड किया गया है तो उसमें से 2 यूनिट्स को एंशिएंट के लिए रखा गया है. देन यू हैव कमिंग अप ऑफ यूनिट नंबर 3 जिसमें आपको इमर्जेंस ऑफ रीजनल किंगडम शुरू हो जाता है. सो इमर्जेंस ऑफ रीजनल किंगडम्स इन डेक्कन, that is गंगास, कदम्बास, वेस्टर्न ईस्टर्न चालुक्यंस, राष्ट्रकूट्स, कल्याणी चालुक्यंस. मीन साउथ में जब गुप्तास थे और वकाटक्स थे, पर्टिकुलरली डेक्कन में वकाटक्स हुआ करते थे, तो उनके जाने के बाद ये सारे रीजनल किंगडम्स आना शुरू हो गए. गंगास, कदम्बास, ईस्टर्न चालुक्यास, वेस्टर्न चालुक्यास, ठीक है, राष्ट्रकूट्स, कल्याणी चालुक्यास, पल्लवास इन द डीप साउथ. ओके, सो पल्लव्स इन डीप साउथ इंडिया, चेरास, चोलास एंड देन पांड्यास. और ईस्टर्न इंडिया के कुछ किंगडम्स जैसे पालास, सेनास, पालास फॉलोइंग बुद्धिज्म, सेना फॉलोइंग हिंदुइज्म, वो पार्ट्स. वर्मन्स ऑफ कामरूप, भास्कर वर्मन्स, भौमकाल, सोमवंशीज ऑफ ओडिसास. ये कुछ टॉपिक्स हैं. अब ये सारे छोटे टॉपिक्स हैं, कोई ज्यादा डिटेल्ड में नहीं है, बिकॉज इनके बारे में हमारे पास सोर्सेज ही डिटेल्ड में नहीं है. तो ज्यादा से ज्यादा आपको इनके किंग्स के नाम और उनके आर्किटेक्चर और उनके लिटरेचर के नाम पता होने चाहिए. स्टेट स्ट्रक्चर के ऊपर उतना ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, बिकॉज हिस्टोरियंस ने उतना नहीं लिखा है, बिकॉज हमारे पास सिलेबस भी उतना डिटेल्ड मैटर्स में नहीं है. किंगडम्स इन वेस्टर्न, मैत्रिकास ऑफ वल्लभी, चालुक्यस ऑफ गुजरात. अब ये हर्ष के टाइम से रह रहे थे वहां पर. नॉर्थ इंडिया में गुर्जर प्रतिहार्स, कालाचूरीस, घड़ावलास, परमार्स, जो कि बाद में आते हैं. दे आर द लेटर कमर्स. फॉर एग्जाम्पल 9th सेंचुरी से लेके 11th सेंचुरी तक गुर्जर प्रतिहारास राजपूत किंगडम्स के साथ में रहते हैं. अर्ली मिडीवल इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, लेजिटिमेसी, एग्रेरियन इकोनॉमी, ज्यादातर फ्यूडलिज्म के बारे में या डिक्लाइन इन ट्रेड के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा. डिक्लाइन इन एग्रेरियन इकोनॉमी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा. ट्रेड, एक्सचेंज, गिल्ड्स, ट्रेड गिल्ड्स, ग्रोथ ऑफ ब्राह्मणिकल रिलीजन्स लाइक वैष्णविज्म, शैविज्म, टेम्पल्स. ना ये अलग नहीं है. बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हाँ सर हम गुप्तास पढ़ रहे हैं तो गुप्तास में सिर्फ हम पॉलिटी पढ़ेंगे गुप्ता का. नहीं, जब आप गुप्ता पढ़ रहे होते हैं तब आपको वैष्णविज्म भी पढ़ना चाहिए और शैविज्म भी पढ़ना चाहिए, बिकॉज उन्हीं के टाइम पीरियड पे वैष्णविज्म का उद्भव होता है, आती है वैष्णविज्म, राइट, ब्राह्मणिकल रिलीजन से. जब आप पल्लव्स और चोलास पढ़ रहे होते हैं तो शैविज्म भी साथ में पढ़ना होता है. टेम्पल आर्किटेक्चर गुप्तास के टाइम पीरियड से इंडिया में बहुत जोर शोर से शुरू हो जाता है. तो ये उसी का पार्ट है, बस उसको अलग से लिखा हुआ है. तो हमें लगता है कि बहुत बड़ा सिलेबस है. नहीं, सिलेबस वही है.
तो जब आप एक डायनेस्टी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर डूइंग 6th सेंचुरी टाइम पीरियड इन एंशिएंट हिस्ट्री, 6th सेंचुरी बीसी की बात आप कर रहे हैं, उसको हम सेकेंड अर्बनाइजेशन कहते हैं। उस टाइम पीरियड में हड़प्पा या इंडस वैली के बाद वापस सिटीज आ रही थी इंडिया में, 16 महाजनपद थे, उनमें से एक महाजनपद मगध सबसे बड़ा बना, लेकिन साथ ही साथ 62 डिफरेंट हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स भी थे, जिसमें से बुद्धिज्म और जैनिज्म चलकर सबसे बड़ा रिलीजन भी बनता है, जो ब्राह्मणिकल रिलीजन को चैलेंज करता है। अब इसी से जुड़ी हुई आपको सोसाइटी भी पढ़नी है, वर्ण, जाति, प्रोलिफरेशन ऑफ कास्ट, पोजीशन ऑफ मैरिज एक्सेट्रा पढ़ना है। जब आप वैदिक एज पढ़ रहे हैं तो यही सब पढ़ना है, ग्रोथ ऑफ ब्राह्मणिकल रिलीजन्स एक्सेट्रा यही पढ़ना है, राइट। जब आप भक्ति मूवमेंट करते हैं तो शंकर, माधव, रामानुजाचार्य के बारे में पढ़ना है। तो जब आप ये डायनेस्टीज कर रहे हैं तभी आपको इन डायनेस्टीज के बारे में भी पढ़ना चाहिए इन डिटेल, अलग अलग नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आप अलग अलग पढ़ेंगे तो सिलेबस में आप गोते खाते रहेंगे, यू विल कीप ऑन गेटिंग इनटू इट विथ सीमिंग दैट सर इसका तो अंत ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर सिलेबस का अगर मैं कहूं, इफ आई वुड लाइक टू से कि अगर ये आपका एक टॉपिक है, अगेन आई एम जस्ट राइटिंग कि लेट्स से वैदिक एज आपकी टॉपिक है, तो वैदिक एज के टाइम पीरियड की आप पॉलिटी भी पढ़ते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मैं 1500 से लेके 600 बीसी तक का ये टाइम पीरियड है वैदिक एज का, और ये मैं पढ़ रहा हूँ, तो इस टाइम पीरियड की पॉलिटी भी मुझे पढ़नी है, रिलीजन भी पढ़ना है, सोसाइटी भी पढ़नी है, इकोनॉमी भी पढ़नी है, और साथ ही साथ इनके मुझे सोर्सेस पढ़ने हैं कि हाँ जी इनके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या हैं, इनके लिटरेरी सोर्सेस, और अगर इनकी कोई एपिग्राफिकल या न्यूमिस्मैटिक सोर्स, कॉइन्स हैं या कुछ आर्टिफैक्ट्स हैं जो मिलते हैं, वो भी पढ़ना है। तो दिस इज टोटैलिटी ऑफ वन टॉपिक। उसी टोटैलिटी को अलग अलग तरीके से यूजीसी के सिलेबस में लिखा गया है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ सिलेबस में सिर्फ आपको पॉलिटी लिख दिया है, सेकेंड पार्ट ऑफ सिलेबस में रिलीजन, सोसाइटी और ट्रेड लिखा हुआ है। आप समझ रहे हैं? तो बात वही है, बस उसको बड़ा किया हुआ है। So don't get confused, don't get boggled, and don't be tensed. Next, going ahead, so society, education, educational institutes, उसी टाइप का, उसी जो पहले वाले टॉपिक है उसी का हमें देखना है। Now, यूनिट 4 में आप आते हैं and you have the entry to medieval India. medieval India के sources आर्कियोलॉजिकल, एपिग्राफिकल, न्यूमिस्मैटिक, लेकिन सबसे ज्यादा मिडिवल इंडिया के रिटन सोर्सेस आते हैं क्वेश्चन के, बिकॉज आर्कियोलॉजी अब पीछे चली जाएगी, आर्कियोलॉजी आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स में आपको देखने को मिलेगी, और सबसे ज्यादा रिटन सोर्सेस, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आने लाजमी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर्शियन रिटन सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज, यू नो, फॉरेन ट्रैवलर्स अकाउंट्स, बहुत सारे हैं। दिल्ली सल्तनत का पॉलिटिकल डेवलपमेंट, घुरीद्स का, टर्क्स का, खिलजीज का, तुगलक का, सैयद का और लोदी का। तो फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ 1200 और फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ बैटल ऑफ तरेन 1191 1192 फर्स्ट एंड सेकंड बैटल से लेके लोदीज के अंत तक 1526 द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, वहां तक दिल्ली सल्तनत आपको पढ़ना है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। अब इसी का बाद में देखिएगा सोसाइटी भी पूछेगा, नेक्स्ट यूनिट्स में सोसाइटी भी पूछ लेगा, इकोनॉमी भी पूछ लेगा, रिलीजन भी पूछ लेगा। तो बात वही है कि जब आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो सोसाइटी भी दिल्ली सल्तनत का पढ़ेंगे, इकोनॉमी भी पढ़ेंगे, लिटरेचर भी पढ़ेंगे, रिलीजन भी पढ़ेंगे। तो हमें 4th यूनिट के बाद यूनिट 5 और 6 का टेंशन ही नहीं लेना है। आई होप यू आर गेटिंग इट। देन द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर, बाबर, हुमायूं, सूरीज, दैट इज शेरशाह सूरी, consolidation of Akbar to Aurangzeb and decline of Mughals, later Mughals and their disintegration। कहाँ पे गया? हाँ जी। So later Mughals and their disintegrations of Mughal Empire, Vijayanagar and Bahmanis। अब विजयनगर और बहामनी ideally speaking दिल्ली सल्तनत के साथ में पढ़ना चाहिए, because इनके अंत में विजयनगर और बहामनी आते हैं। 1336 विजयनगर, 1347 बहामनी एम्पायर comes up। तो दे आर कमिंग अप, और उसके बाद इनके डिसइंटीग्रेशन के बाद आफ्टर 1565 बैटल ऑफ तलीकोंडा और राक्षस तंगड़ी, यू हैव द डेक्कन सल्तनेट्स लाइक बीजापुर, गोलकोंडा, बेदार, बीरार, अहमदनगर, ये सारे डायनेस्टीज जो हैं वो आते हैं। देन यू हैव द राइज ऑफ मराठास एंड द फाउंडेशन ऑफ स्वराज्य बाय शिवाजी,
and the later Marathas by Peshwa. So this is entire medieval Indian history एक यूनिट में, यूनिट नंबर 4 में दे दिया है. अब उसी का एडमिनिस्ट्रेशन आपसे पूछेगा यूनिट 5 में. एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी. शेरशाह सूरी का एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, बिकॉज इट इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म. शेरशाह सूरी 1540 से लेके 45 तक ही जिंदा रहे, मतलब रूल करते हुए जिंदा रहे. हुमायूं को उन्होंने भगा दिया था इंडिया से, लेकिन 5 साल के टाइम पीरियड में उन्होंने लैंडमार्क रिफॉर्म्स किए. Those reforms which were even standing during the time period of Akbar, in fact they were copied by Akbar. सूरी डायनेस्टी 55 तक चलती है, 1555 तक, और उसके बाद में वापस 1556 से अकबर आ जाते हैं, यानी कि मुगल्स वापस इंडिया में आते हैं. सो शेरशाह सूरी का एडमिनिस्ट्रेशन अकबर ने बहुत कॉपी किया था, इसीलिए अलग से दिया गया है एज अ टॉपिक. मुगल एडमिनिस्ट्रेशन अकबर जो लाते हैं, मनसबदारी, जागीरदारी, फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ अकबर 1556 टू 1605. Administrative systems in Deccan, frontier policies of Delhi Sultanate and Mughals, frontier policy with respect to Mongols. तो यहाँ पर अगर आपको लिखना है तो यहाँ पर लिख लीजिए आप with respect to Mongols. Mongols के respect के साथ में उनकी frontier policy, दिल्ली सल्तनत की. Agriculture production, irrigation system, industries, handicrafts, agro-based industries, etc. Trade and commerce, hundis, bills of exchange, etc. तो यही सारी चीज है. अब उसी का सोसाइटी भी पूछ लिया है. सो सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड मुगल्स, सूफी मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट, सेंट्स ऑफ मिडिवल टाइम पीरियड नॉर्थ एंड साउथ, सिख मूवमेंट, गुरु नानक, हिज टीचिंग्स, आदि ग्रंथ खालसा, सोशल क्लासिफिकेशंस, रूलिंग क्लास, मेजर रिलीजियस ग्रुप, रूरल सोसाइटी, पोजीशन ऑफ विमेन, मतलब सोसाइटी वाला पार्ट है ना, उसी का सोसाइटी वाला पार्ट, उसी टॉपिक का यूनिट नंबर 4 का पॉलिटी का सोसाइटी वाला पार्ट, इकोनॉमी वाला पार्ट, रिलीजन वाला पार्ट अलग से दे दिया. ठीक है. आर्ट एंड आर्किटेक्चर के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि मुगल और दिल्ली सल्तनत के हैं. अ वेरी नाइस टॉपिक, अ वेरी नाइस टू सी टॉपिक, बिकॉज यू हैड medieval architecture, Persian architecture and arcuate style of architecture coming up during Delhi Sultanate and Mughal history. So that also we'll try and see. Then you are taking an entry into what you call as यूनिट 7th, सोर्सेज ऑफ मॉडर्न इंडिया. तो आप ये मान लीजिए कि यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 6 तक एंशिएंट और मिडिवल समाप्त. ठीक है. सो 6 यूनिट्स, जिसमें 2 यूनिट पॉलिटिकल हिस्ट्री के हैं और बाकी के 4 यूनिट्स उसी पॉलिटी से जुड़े हुए सोसाइटी, इकोनॉमी, रिलीजन और कल्चर, आर्किटेक्चर के साथ में. दैट्स द सेम. मतलब 2 यूनिट है जो आपको प्रिपेयर करने हैं अच्छे से, तो बाकी के 4 यूनिट अपने आप उसी के साथ प्रिपेयर होते हैं. ठीक है, अलग से नहीं प्रिपेयर करते. यूनिट नंबर 7th वैसे ही होगा, 7th, 8th, 9th, 10th यूनिट खत्म. तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के कोई आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज नहीं होंगे, ज्यादा से ज्यादा आर्काइवल मटेरियल होगा, पेंटिंग्स, लिटरेचर, न्यूज़पेपर, ओरल एविडेंस. राइज ऑफ ब्रिटिश पावर, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन इन इंडिया. ठीक है. ब्रिटिश रिलेशनशिप विद प्रिंसिपल स्टेट्स, रिवोल्ट, nature and impact, tribal revolts, subsidiary alliance system, paramountcy, local self-government, constitutional change भी from the time period of charter acts. यहाँ पे 1909 लिखा हुआ है, लेकिन 1773 से ही from the first charter act itself तभी से क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. तो आप बेशक यहाँ पर लिख लीजिए 1773 चार्टर एक्ट से लेकर 1935 तक वो पूछे जाएंगे. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इनफैक्ट कैबिनेट मिशन प्लान भी पूछा जाता है 1945 का, 1945-46 का. Then you have the colonial economy, expansion and commercialization of agriculture, land rights, settlement, rural indebtedness, decline of industries, changes socio-economic conditions, British industrial policy, monetary policy, growth of new urban centers, famines, tribal and peasant movement. तो ये सब कुछ आपके मॉडर्न हिस्ट्री का ही पार्ट है, पर्टिकुलरली कोलोनियलिज्म का पार्ट, कोलोनियल हिस्ट्री. इंडियन सोसाइटी इन ट्रांजिशन, कॉन्टैक्ट विद क्रिश्चियनिटी, paramountcy of the civil servants, British administration, evolution of central and provincial structures in East India Company, वही वाला पार्ट जो मैंने आपको कहा 1773 वाला पार्ट. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, वही वाले पार्ट्स. ठीक है. एंड देन यू हैव, ओके, सो वी हैव डन दिस. यूनिट 8 में इकोनॉमी. तो
यूनिट 8, जस्ट अ सेकंड गाइस, आई एम सॉरी अबाउट दिस. सो दिस इज यूनिट 8. यूनिट 8 का इकोनॉमी, चेंजिंग कंपोजिशन. तो वही वाला जो पॉलिटी का पार्ट इकोनॉमी में पढ़ना है. एक्सपेंशन ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. यू विल नोटिस दैट दे आर रिपीटिंग द टॉपिक्स, तो कुछ ज्यादा टेंशन नहीं लेना है. ओके, लुक एट हियर. यूनिट 7 देखिए, ये यूनिट 6 था, यूनिट 7. ठीक है, अब यहां पर देखिए, ब्रिटिश इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मॉडर्न इंडस्ट्रीज, नेचर ऑफ फैक्ट्री लेजिस्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ आर्टिजन्स, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, लैंड राइट्स, लैंड सेटलमेंट्स. अब यूनिट 8 देखिए, कहाँ गया हमारा यूनिट 8, ये रहा, वापस वही है. colonial economy, changing composition, volume, direction of trade, expansion and commercialization of agriculture, land settlements. क्यों दिया हुआ है अलग से? कोई मतलब नहीं बनता है. ठीक है, सो रिपीटेशन ऑफ टॉपिक्स भी हैं. इसका ये मत मतलब समझिए कि यूजीसी को पता नहीं है कि वो क्या लिख रही है या क्या कर रही है. ट्रेंड बहुत सिंपल है. ट्रेंड क्या है? ट्रेंड ये है, आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई टॉपिक है, सो फर्स्ट यूनिट विल कवर पॉलिटिकल एंगल ऑफ टॉपिक. तो पॉलिटिकल एंगल एक टॉपिक का वो कवर करेंगे. उसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट होगा वो इसका इकोनॉमिक एंगल कवर करेगा, सोशल, कल्चरल, अगर रिलीजियस है तो रिलीजियस, और उसके बाद अगर आर्किटेक्चरल है तो आर्किटेक्चर. बस ये आपका सिलेबस है. ठीक, दिस इज हाउ इट कीप्स ऑन गोइंग. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि सर 10 यूनिट्स में डिवाइडेड है, इतना है, ये है, वो है. कुछ भी नहीं है. पूरा का पूरा हिस्ट्री का टॉपिक 4 यूनिट में डिवाइड है. यूनिट 1 एंशिएंट, यूनिट 2 मिडिवल, यूनिट 3 मॉडर्न, एंड यूनिट 4 पोस्ट मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पार्ट. दैट इज योर होल एंड सोल टॉपिक. ठीक है, तो वही सारी चीज है. डिक्लाइन ऑफ इंडस्ट्रीज, मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग, ग्रोथ ऑफ न्यू अर्बन सेंटर्स, फेमाइन्स, एपिडेमिक्स, ट्राइबल एंड पेजेंट मूवमेंट, इंडियन सोसाइटी इन ट्रांजिशन एक्सेट्रा, विमेन्स क्वेश्चन, प्रिंटिंग प्रेस, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज. अब ये कल्चर का पार्ट आ गया. ठीक है, तो ये कल्चर का पार्ट है. उसके बाद इंडियन नेशनलिज्म का राइज, द बर्थ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, 1905 के बाद के टॉपिक्स. तो इंडियन नेशनलिज्म स्टार्ट्स विथ पार्टीशन ऑफ बंगाल. बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885, और उसके बाद में पार्टीशन ऑफ बंगाल, लेफ्ट विंग कांग्रेस, कम्युनल पॉलिटिक्स, एक्सट्रीमिज्म एक्सेट्रा, गांधीयन मास मूवमेंट, डिप्रेस क्लास मूवमेंट, कम्युनल पॉलिटिक्स. यानी कि 1905 से लेके जब गांधीयन स्ट्रगल शुरू होता है, 1919 का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, फुल गांधीयन मूवमेंट. और उससे पहले के कुछ इश्यूज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, स्वराज एंड स्वदेशी एक्सेट्रा. 1905 partition of Bengal, Swaraj and Swadeshi, this आता है. So all that will be there. Towards partition and freedom, India after independence, challenges of partition, integration of princely states, Hyderabad, Jammu Kashmir और जूनागढ़, 3 ही princely states के integration को बोला गया है. Challenges और दूसरे जगह पे भी थे. For example, ट्रावनकोर में भी था, भोपाल में भी था. ठीक है, तो वो आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है. बट आप रिसेंट रिसर्चेस देखेंगे तो बहुत सारे रिसर्चेस ट्रावनकोर, भोपाल के इंटीग्रेशन को चैलेंज करने के लिए भी आए हुए हैं. एनीवेज, बी आर अम्बेडकर, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेट्रा, एंड just a second, structures of bureaucracy, okay, all that, new education policy, economic policies. बाद में वही सब चीज है. linguistic reorganization of state, birth of Andhra Pradesh, the first linguistically organized state, center state relation, JVP committee. ठीक है, your coming up of economic policies, import substitution policies, Mahalanobis plan. तो ये सारे प्लानिंग के इश्यूज जो इकोनॉमिक हिस्ट्री के पार्ट है, थोड़े बहुत आपको देखने हैं. फॉरेन पॉलिसी, पंचशील, डायनेमिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, एलपीजी रिफॉर्म्स 1991 तक. ठीक है, तो कहने को तो 1991 तक का सिलेबस है आपके पास, लेकिन ठीक है, बीच में बहुत सारे मुद्दे टॉपिक वो खा गए, कोई बात नहीं. यूनिट नंबर 10, इसमें आता है हिस्टोरिकल मेथड, रिसर्च, मेथोडोलॉजी, हिस्टोरियोग्राफी. इसमें क्या आएगा? स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, व्हाट इज हिस्ट्री, रिटन बाय E.H. कार. आज तक क्लासिकल बुक है. E.H. कार की व्हाट इज हिस्ट्री एक छोटी सी किताब है, सबके पास होना चाहिए अगर वो यूजीसी नेट दे रहे हैं तो, बिकॉज यू आर गोइंग टू टीच इन यूनिवर्सिटीज, यू शुड नो E.H. कार.
देन ऑब्जेक्टिव एंड बायसनेस इन हिस्ट्री, हेरिस्टिक ऑपरेशंस, क्रिटिसिज्म इन हिस्ट्री, हिस्ट्री के कौन से स्कूल्स होते हैं, हिस्ट्री एज अ साइंस, कॉजेशन एंड इमेजिनेशन, रीसेंट ट्रेंड्स, research methodology, hypothesis in history, area of proposed research, data collection, primary trends in historical research, notes taking, references, plagiarism के कौन से नए tools हैं, softwares हैं, ठीक है, आपको शोध गंगा क्या है, ये सब पता होना चाहिए, ठीक, beginnings of historical research, Renaissance impacts on history writing, negative Berlin revolution of history writing, Leopold von Ranke का positivist history, means history कैसे लिखा जाए, positivist approach से, scientific approach से, या मार्क्सिस्ट थियरी, या स्पेल्गर की थियरी, या आर्नोल्ड जोसेफ टॉइनबी की थियरी, चैलेंजेस इन रिस्पॉन्स, द साइक्लिकल पार्ट ऑफ हिस्ट्री. सो ऑल दिस बिकम्स द पार्ट ऑफ द रिसर्च मेथोडोलॉजी हिस्ट्री आउट देयर, अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट. इनफैक्ट इसमें आपको ज्यादा याद नहीं करना है. दिस बाय फार जो 10th वाला यूनिट है ना, दिस बाय फार इज द मोस्ट टॉपिक लाइट पार्ट, जिसकी तैयारी आप आराम से 2-3 दिन के अंदर कर लेंगे खुद से भी, ठीक है. बट येस, इफ यू वांट टू गो इन रिसर्च फर्दर मोर, देन दिस टॉपिक 10th यूनिट विल हेल्प यू इवन sharpen your skills forward. So this was the entire unit of history syllabus of UGC NET. I will share a link where you can also download this from the UGC NET website itself. मैंने भी download करके ही आपको यहाँ पे पढ़ाया. Hope आपको ये समझ में आया होगा. In case you have any query, or in case you want to join with me, so I have a Telegram channel. You can join there and ask me questions related to the history topic. Please follow this link, UPSC History Sheeter. This is the name of the channel, the link out there. Please follow this link, UPSC History with Ashish. You'll be able to join me. Thank you for watching.